हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। क्लियर हुई बात। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पार्ट 1 पढ़ा था इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने कवर किया था क्या इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें यही तो पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, क्या उसमें ऑपरेशंस लगते हैं, वो सब मैंने डिटेल में आपको वहां पर समझाया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होती है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होती है। और फिर हमने पढ़ा था जो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब आपको ये भी वहां पर इंफॉर्म किया गया था कि भाई इन दोनों इक्वेशंस को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड होने वाले हैं। तो हमारे जो मेथड थे वो थे दो आपके पास, एक था ग्राफिकली मेथड और एक था आपका अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम उन्हीं दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है ना। आप सबसे पहले अपने दिमाग को एक तरह से इस तरह से कवर करके रखें कि हमें जो समझना है ना उसको बस समझना है, ये नहीं कि हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होने वाला है कि आपके पास जो ग्राफिकली मेथड है वो सिर्फ एक ही टाइप से सोल्व होने वाला है, लेकिन कंडीशन कितनी मिलेगी आपको, 3 कंडीशंस मिलने वाली है। वो तीनों कंडीशन आपको पर्टिकुलर 1 1 1 करके समझनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कंडीशंस क्या होंगी, उनकी डिटेल में बात करी जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात उसने कहा कि लेट गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी। आपके पास ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा था कि जब लीनियर इक्वेशन ली जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी जो जनरल फॉर्म है ये होगी। और मैंने आपको कहा था हमेशा इसी से ही हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट ग्राफ में भी करेंगे, सब कुछ इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों इक्वेशंस का अगर ग्राफिकली में कुछ प्रॉपर्टीज का बनाए तो कैसे कैसे चल सकती है उस पर ध्यान दो। उसने कहा कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात भाई, अगर आप पहले वाली को सॉल्व करते हो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, दूसरी को सॉल्व करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि दोनों की दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर। अब आपने 9th क्लास में तो सीखा ही है ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पे आपने ग्राफ ड्रॉ किया है भाई आपने, ठीक है ना। तो इसी तरह से पहले वाली का भी एक ग्राफ बनेगा, दूसरे वाली का भी एक ग्राफ बनेगा, इतना कंफर्म हो चुका। तो 2 लाइन आ चुकी है आपके पास। अब उसने क्या कहा है कि बोथ टू बी कंसिडर्ड टुगेदर द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। यानी कि उसने कहा कि अगर ये 2 लाइंस है ना तो ये 3 टाइप से आपकी रिएक्ट कर सकती है। 3 टाइप से कैसे कर सकती है उस पे चलते हैं। सबसे पहली बात करें कि भाई मेरे पास पहली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर फर्स्ट टाइप्स देखें कि ये रिलेशन क्या बना सकती है दोनों की दोनों, भाई दोनों की दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो सकती हैं। 2 स्ट्रेट लाइन उठाओ और दोनों को इंटरसेक्टिंग करा दो, ये लो सर ये इंटरसेक्टिंग हो चुकी। और ध्यान से सुनो, क्या ये दोबारा इंटरसेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, कंफर्म है इतना। क्यों? क्योंकि एक लाइन अगर मैं यहां पर बात करूं, एक लाइन मेरे पास ये रही, देखो जी पहली लाइन मेरे पास ये रही एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन आप आए और ये लो जी एक स्ट्रेट लाइन चली गई। अगर ये एक बार इंटरसेक्ट कर गई तो दूसरी बार ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये आपस में दूर निकल जाएगी, ये इधर से दूर निकल जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग सिर्फ एक ही पॉइंट पे करेगी, पहली कंफर्म हो चुकी बात। अब इसको डिटेल में ग्राफ से समझते हैं कि पहले वाली जो इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ जो है ये चला गया जी ग्राफ, ठीक है। फिर आपके पास a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0 लाइन का जो ग्राफ है वो ये रहा। आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे किया मैंने, P से किया। और वो P पॉइंट क्या है आपके पास, a, B होने वाला है, कंफर्म, ठीक है ना। इतना पता चल गया। पहली कंडीशन हो सकती है इंटरसेक्टिंग हो। अब इंटरसेक्टिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं क्या क्या बन सकती है, ठीक है। पहली बात कि द 2 लाइंस इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो जाएं एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट पर ही क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर। आगे उसने फिर बोल दिया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, आपके पास कितना है, P पॉइंट है, और वो P पॉइंट मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूं। क्लियर। आप ध्यान से सुने, ये है नोट की बात, इसको तो आप ये समझे कि इसको अच्छे से कवर करना है। ध्यान से सुना, क्वेश्चन में यही लाइन बोली जाती है, ठीक है। क्या होती है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई बोले कि मेरे पास कोई एक 2 लाइन है, 2 लाइन ने ग्राफ बनाया, वो आपस में इंटरसेक्ट हुई, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई उसका यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक का मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, दूसरा कभी पॉसिबिलिटीज ही नहीं कि आपका आ जाए,
क्लियर हो गई इतनी बात। ये पहली प्रॉपर्टी होने वाली है ग्राफिकली मेथड की, ठीक है ना। ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, कंफर्म है इतना, आप अभी सिर्फ इतना सीखें कि ग्राफिकली मेथड क्या क्या कंडीशन दे सकता है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उस पर ध्यान से देखें कि दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास। सेकंड कंडीशन को देखते हुए कि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, अब ध्यान से सुनो, आपने 2 लाइन ली, ठीक है ना, 2 लाइन ली, जैसे ही 2 लाइन ली आपने क्या किया, दोनों को पैरेलल रख दिया। पैरेलल का मतलब सर पैरेलल समझो, आपने ट्रेन में देखी होगी, ट्रेन की जो लाइन होती है ना जिसपे वो चलती है पटरी, ठीक है ना, आपने देखा होगा वो दोनों इस तरह से रहती हैं और उनके ऊपर दोनों की क्या चलती है, ट्रेन चलती है। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। क्यों? अगर वो इंटरसेक्ट हो गई तो इसका मतलब ट्रेन चल ही नहीं पाएगी, तो वो हमेशा पैरेलल रहती है, और जो पैरेलल रहती है तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब उन्हीं को ही बोला जाता है पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इसी तरह से हमने क्या किया कि एक मेरे पास इक्वेशन थी a1x प्लस के b1y प्लस के c1, उसकी इक्वेशन यानी कि जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है ना। a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है उसकी लाइन ये ड्रॉ कर दी हमने। अब ध्यान से देखो, क्या ये आपस में कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? देखो इनके बीच में ना एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। कांस्टेंट का मतलब होता है कभी ये इस डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं करेंगी, यानी कि चलती रहेंगी, ठीक है ना, पैरेलली। तो इसका मतलब आप ध्यान से सुनो, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी हमारी दोनों लाइन वहां पर क्या मिलता है, मुझे सॉल्यूशन मिलता है। कहने का मतलब जहां पर मैं पेन रख दूं वहां पर दोनों लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने पेन रखा, क्या यहाँ पर दोनों लाइन थी? नहीं थी सर, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लाइन थी, फर्स्ट वाली। अगर मैं यहाँ पर पेन रखता हूँ, क्या यहाँ पर लाइन है आपके पास दूसरी? नहीं है सर, यहाँ पे तो दूसरी लाइन पे इंटरसेक्ट करा। जैसे प्रीवियस मैं दूसरे वाले की बात करूं कि मेरे पास क्या है भैया, आपके पास मेरे पास क्या है कि ध्यान से देखो कि अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, देखो मैंने यहाँ पर पेन रखा इस पॉइंट पर, क्या यहाँ पर दोनों लाइन थी? हाँ जी बिल्कुल थी, तभी तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिला था मुझको। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कि अगर मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हर जगह मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। जहां पर मैं पेन रखूं वहां पे दोनों लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर तो इंटरसेक्टिंग कभी कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन में क्या कहा उसने? फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास कि इंटरसेक्ट हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास? पैरेलल हो सकती है, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे प्रॉपर्टी की बात करें कि सबसे पहले मेरे पास क्या है जी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए तो हम बोल सकते हैं कि द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों की दोनों लाइन क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इंटरसेक्ट नहीं करे, कभी मिलेगी नहीं आपस में आके। अब ध्यान से सुनना इसको कि पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट नो सॉल्यूशन। अगर कभी आपको 2 लाइन पैरेलल दिखती हो तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। क्लियर होगी बात कि अगर 2 लाइन पैरेलल है उनका सॉल्यूशन कभी आपको फाइंड नहीं कर पाओगे, बस इतनी बात याद रखनी है, नो सॉल्यूशन। क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बन सकती है उसके बारे में डिस्कस करना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन बस प्रॉपर्टी तो पता हो कि क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है कि जी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है कि दोनों की दोनों क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। यानी कहने का मतलब बोल सकते हैं ओवरलैपिंग कर सकती है। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर जा सकती हैं। क्लियर है, उसको बोला जाता है कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट। अब ध्यान से सुनो कि वन लाइन ओवरलैप्स, ओवरलैप्स का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रहना। क्लियर, ओवरलैप्स द अदर, इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या है वो जा रही हैं, ठीक है ना, क्या वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रही है, ठीक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम एक इक्वेशन को देख रहे हैं। अब दोनों की दोनों ग्राफ इधर ही है, एक लाइन अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लाइन ये जा रही और इसकी लाइन ये रही, तो दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। अब मैं कहीं पर भी पेन रख दूं, यहाँ पर पेन रखूं, क्या दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? बिल्कुल है सर। यहाँ पर पेन रखूं, क्या दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग है? बिल्कुल है सर। यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ पर भी दोनों है, यहाँ पर भी दोनों। तो इस तरह से तो लाइन क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटिव होती है। जिसकी लाइन इन्फिनिटिव होती है, इसकी डिस्टेंस को नापोगे तो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव है तो हर एक पॉइंट पे मिलेगा आपको, तो इसके सॉल्यूशन भी इन्फिनिटिव होने वाले हैं। क्यों? जहां पर आप पेन रखते हो वहां पर दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है मुझको, तो इसको बोला जाता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंडीशन पे पढ़ते हैं जी। कंडीशन क्या है कि कोइंसिडेंट लाइंस आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है जी, मेरे पास अगर कोई लाइन ओवरलैपिंग हो जाए या कोइंसिडेंट हो जाए तो वो क्या कहलाती है, आपके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन दे के जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? अरे निकाल के निकालने, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नो सॉल्यूशन पूछा जाएगा प्रॉपर्टी में, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन पूछा जाएगा,
यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाएगा, सिर्फ बताना है, निकालना नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना। वो कैसे निकालना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि जो पर्टिकुलर हम मेथड्स पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुने, यहाँ तक ग्राफिकली मेथड मेरा बिल्कुल कंप्लीट है कि 3 कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, यहाँ पर हर जगह ही सॉल्यूशन मिल रहा है। नो सॉल्यूशन मतलब कि पैरेलल लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग यानी कि एक सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा या जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या मिलेगा इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमने ग्राफिकली वो तो पढ़ लिया है, ग्राफिकली पढ़ लिया तो इसका मतलब हमारे पास अलजेब्रिक भी एक मेथड था, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि अलजेब्रिक मेथड, अब ये अलजेब्रिक मेथड है क्या, उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास। देखो जी, उसने कहा कि देयर आर 3 अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है ना, दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि उसने कहा है कि भाई आपके पास ना 3 मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड में, और तीनों के तीनों किसको सोल्व कर सकते हैं, आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। कंफर्म। अब कौन से होते हैं जी, नंबर 1 पे आ गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका सिलेबस में है, हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्लियर है। फिर सेकंड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी आपका सिलेबस में है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक होता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से कट हो चुका है, ठीक है ना। प्रीवियस 2 ईयर से ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताकर चलूंगा, कभी एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए कि कभी कोई पूछ ले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको हर एक पॉइंट पर हर एक चीज को डिस्कस करके दिखाऊंगा। क्लियर हो गई बात। आपके पास सिलेबस में जो 2 है मेथड, वो एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है आपके पास आपका कौन सा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड आपके पास रहने वाले हैं। क्लियर होगी बात। और आपके पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जरूर है भाई, किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या रहने वाला है भाई, ये पूरा हमारे पास एक चार्ट है जिसको हमने पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो मैंने डिस्कस किया है ना ग्राफिकली मेथड, उसको बहुत अच्छे से समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि उसी पे ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको MCQs में मिल सकता है, केस स्टडी में मिल सकता है। तो इसका मतलब हमें हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर एक कंडीशन को याद रखना है, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिए। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है आपका अलजेब्रिक मेथड से, जो आपके पास फर्स्ट रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड रहेगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स।